नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर आप लोगों के साथ पहले ही हमने साझा किया था, वचनबद्ध किया था कि आने वाली श्रृंखलाओं में हम आपके साथ व्यवहारिक ज्योतिष अर्थात प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी या किस तरीके से जन्म पत्रिका के ऊपर विचार किया जाता है। पीछे हमने एक श्रृंखला के अंदर इसका एक सूक्ष्म रूप, लघु रूप साझा भी किया था और उसी खंड में एक दर्शक, ज्योतिष प्रेमी दर्शक ने अपने किसी परिचित के लिए जन्म पत्रिका का विवरण भेजा और उन्होंने कहा कि आप एक वास्तविक उदाहरण हमें इसके ऊपर भी लगा के समझाइए जिससे हम भी ज्योतिष को और अधिक समझ सकें। सामान्यतः ऐसे उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन कार्य भी है, लंबा भी हो जाता है। उसका कारण यह है कि जब तक प्रच्छक सामने ना बैठा हो तो तब तक उस जन्म पत्रिका के ऊपर विचार कैसे किया जाए। किंतु उनकी अनुमति और उन्होंने जिस प्रकार से हमारे YouTube चैनल पे अपने परिचित का जन्म विवरण हमारे साथ साझा किया, उसी जन्म विवरण के ऊपर कुंडली बना के हम आप लोगों के साथ इस चर्चा में इस कुंडली को भाग ले रहे हैं। आग्रह है कि चैनल्स यदि आपकी ज्योतिषीय जिज्ञासाओं की सार्थकता करता है, पूर्ति करता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो एवं आगे भी भविष्य में यदि इस प्रकार से किसी का विवरण प्राप्त होगा और हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे तो अवश्य ही उसके ऊपर काम करके आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बीच में अवांछनीय ध्वनि आएंगी क्योंकि कार्यालय मुख्य मार्ग के समीप है, इसी कारण से यातायात का आवागमन बना रहता है। आइए कुंडली पे विचार करते हैं। जैसे कि पिछली कक्षा में भी या पिछले व्याख्यान में भी हमने साझा किया था कि व्यक्ति को जो जन्म विवरण मिल रहा है, ज्योतिषविद को जो जन्म विवरण मिल रहा है, उसके धरातल से यदि कुंडली को आरंभ करेंगे तो बहुत ही अधिक रोचक परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। तो इस पत्रिका के भीतर भी हम इसी विवरण को मूलतः धरातल से लेके ही चलेंगे। व्यक्ति ने जो जन्म पत्रिका के विवरण दिए उसके अनुसार शुक्ल पक्ष जातक या जातिका जो भी हो उसकी गोपनीयता को हम साझा नहीं कर सकते, किंतु फिर भी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जातक का जन्म हुआ है या जातिका का जन्म हुआ है, जो भी है, यहीं से इसका आरंभ करते हैं। शुक्ल पक्ष क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष मानसिक सबलता, मानसिक सुदृढ़ता और मानसिक बल को बताता है एवं कृष्ण पक्ष में भी मानसिक बल होता है, किंतु कभी कभी कृष्ण पक्ष के लोग अंतर्मुखी देखे गए हैं, अर्थात वो जो काम करेंगे, वो जिस प्रकार से भी सोचते होंगे, वो योजनाएं मन में अधिक बनाएंगे और जब पूरा होने का समय आएगा तभी उसको उजागर करते हैं। किंतु शुक्ल पक्ष के जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी योजनाओं को बनाते भी हैं और उसको प्रचार और प्रसार में भी लेके आते हैं। इस प्रकार शुक्ल पक्ष मानसिक सुदृढ़ता को बताता है। एकादशी तिथि, एकादशी तिथि के जो स्वामी हैं भगवान विष्णु का चतुर्भुजी रूप एकादशी तिथि के बारे में कहता है, अर्थात अपने कार्य को बहुत अधिक फैला के रखने वाले और विभिन्न कार्यों या विभिन्न विषयों के ऊपर जानकारी रखने वाले। मूलतः यदि देखा जाए तो एकादशी तिथि का मुख्य स्वरूप क्या है, इसको भी हम साझा कर लेते हैं। जैसे पिछली कक्षा में या पिछले व्याख्यान में भी हमने आपसे कहा था, हर तिथि विशेष किसी न किसी एक भाव के ऊपर आपको अधिपत्य करती हुई मिलेगी। तो एकादशी 11वें स्थान पे शासन करती है। 11वें स्थान का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे व्यक्ति के पास विशेष रूप से, व्यक्ति के पास, जातक के पास विशेष रूप से अत्यधिक प्रमाण पत्र होते हैं जो उसकी योग्यता के बारे में बता रहे होते हैं एवं आय के विभिन्न स्रोत भी उसके पास जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति से लोग ऐसे समाचार या ऐसी खबर सुनना चाहते हैं जो उनके मन को लुभाए, अर्थात
ऐसा व्यक्ति एक अच्छी समाचार, एक अच्छी खबर दे सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन होगा? ऐसा व्यक्ति एक अधिवक्ता हो सकता है, ऐसा व्यक्ति एक कुशल ज्योतिषी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति एक कुशल चिकित्सक हो सकता है जो अच्छी खबर के बारे में लोगों को बताए। साथ ही साथ विशेष पत्र की प्राप्ति, इन लोगों को बहुत अधिक प्रशस्ति पत्र आदि जीवन में प्राप्त होते हैं। आय की निरंतरता, ये देखा गया है यदि एकादशी तिथि के भीतर जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके भीतर आय की निरंतरता अर्थात रेगुलर इनकम इनके पास बनी रहने के योग भी होते हैं। किसी न किसी प्रकार से आय की निरंतरता, धारा प्रवाह आय इनके साथ बनी रह सकती है। इसके उपरांत चलते हैं माघ महीना। माघ महीने का अर्थ क्या हुआ? माघ महीने के स्वामी, जैसे हमने बताया था हिंदू माह के अनुसार हर माह के कुछ स्वामी होंगे, तो माघ महीने के स्वामी शनिदेव हैं। और यदि देखें जन्म पत्रिका के भीतर शनि यदि बलवान है तो यहां पे देखें शनि स्वयं की राशि में विद्यमान है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। इसका अर्थ हुआ शनि पत्रिका के भीतर बलवान है। माघ महीने के स्वामी शनि बलवान है। माघपति यदि बलवान है तो जब वो माह आएगा तो उस माह के भीतर जातक को कुछ विशेष प्राप्तियां मिलने की संभावनाएं होती है, या महापति के बलवान होने से जातक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यदि उससे संबंधित कोई कार्य भी करता है और विशेषकर उसी माह में और भी अधिक लाभ मिलते हैं। इसके उपरांत है शिशिर ऋतु। कोई भी ऋतु 2-2 महीने की ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कही गई है, तो इसमें 2 महीने की एक ऋतु है और कुदरती वह भी आपकी शनि के अधिपत्य में ही आ रही है। शिशिर ऋतु भी शनि के अधिपत्य में। देखिए कितना सुंदर योग बना। माह का स्वामी बलि, ऋतु का स्वामी भी बलि और ऋतु के स्वामी के साथ, माह के स्वामी के साथ पत्रिका का दशमेश भी बैठा हुआ है। इससे देखने को यह मिला कि माघ महीने में और शिशिर ऋतु में जातक को, जातिका को विशेष प्राप्तियां होने की संभावनाएं रहेंगी और बलि करना चाहिए और इससे और लाभ लेना चाहिए। इसके उपरांत आते हैं मंगलवार। मंगलवार क्या कहलाता है? व्यक्ति जिनका जन्म मंगलवार में होता है, आचार्य श्री मिश्र ये कहा करते हैं अपनी कक्षाओं में कि इन लोगों को अत्यधिक सम्मान की चाह। विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय ग्रंथों में, मुहूर्त ग्रंथों में भी ये देखने को मिलेगा। जिनका जन्म मंगलवार के दिन हुआ है इनको आत्म सम्मान और सम्मान की चाह अत्यधिक बनी रहती है एवं आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत होता है। कभी कभी ये आत्मविश्वास अति विश्वास में भी परिवर्तित हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए और अपने विश्वास के ऊपर विश्वास बनाए रखें। लेकिन अति विश्वास सदैव ही हानिकारक हो सकता है। अपने आप को जीवन में टटोलते रहना चाहिए। एवं ऐसा ये देखा भी गया, ऐसे लोग थोड़े हठी भी होते हैं। इसके उपरांत ये देखें वार अपने आप में क्या कहलाता है। वारपति मूलतः, वारपति मूलतः आपके प्राणों की रक्षा करता है। अर्थात आप अचानक से किसी विपत्ति में हैं और वारपति यदि आपकी पत्रिका के भीतर बलवान है तो इतना है कि वो आपके कष्टों के ऊपर या प्राणों के ऊपर रक्षा करता है। यहां देखें तो वारपति मंगल अपनी उच्चस्थ राशि के विद्यमान है और छठे स्थान पे है। ऐसा भी देखने को कहा गया है यदि छठे स्थान पे उच्च का मंगल हो, स्वग्रही मंगल हो तो शत्रुहंता योग भी बनाता है। किंतु यहाँ में इस बारे में ये सोचना चाहिए कि जब भी ईश्वर ना करे जातक को या ये जो जातिका है या जो जातक है इसको आपदाएं आएंगी तो इनके ऊपर अपने आप ही देवी भगवती रक्षा करेगी। वारपति यदि बलवान है तो देवी की उपासना करने से, संबंधित देवी की उपासना करने से, तो माँ दुर्गा का जो रूप है उसकी उपासना करने से वर्तमान जातक जातिका को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इसके उपरांत चलते हैं रोहिणी नक्षत्र और चौथा चरण। मूलतः चरणों के ऊपर बाद में विचार करेंगे जो आने वाली श्रृंखलाएं होंगी, क्योंकि उससे श्रृंखला निरंतरता से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ क्या समझना चाहिए,
पहली बात, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? ब्रह्मा। तो श्री ब्रह्मा जी रोहिणी नक्षत्र के स्वामी कहे गए। अर्थात ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रोडक्टिव काम अर्थात उत्पादन पूर्वक काम में जुड़े रह सकते हैं, और भवन निर्माण भी हो सकता है, आर्किटेक्ट भी हो सकता है, नए नए प्रकार के उत्पाद बनाने में भी इनका सहयोग रह सकता है। साथ ही रोहिणी नक्षत्र के अंदर पूर्ववर्ती काल में, आदि काल में 2 विभिन्न और महान व्यक्तित्वों का इस धरती पे प्रादुर्भाव हुआ, श्री कृष्ण एवं भीम। भगवान श्री कृष्ण कूटनीतिज्ञ थे और संसार को द्वापर युग के भीतर नई दिशा दिखाने वाले थे, एवं भीम अपने आप में महाबली थे, जो कि बल, व्यायाम, स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार की पद्धतियों पे काम करते हैं। नक्षत्र रोहिणी के भीतर ऐसा भी देखा गया है कि वाहन से संबंधित कार्य इन लोगों को कई बार लाभ देते देखा गया है। इसके उपरांत है हम इंद्र नामक योग पे। इंद्र नामक योग क्या कहलाता है? इंद्र नामक योग मुख्यतः ज्योतिष शास्त्र के भीतर राज्य और राजा से एवं राजकीय एवं पितरों के साथ जोड़ता है। मूलतः कहीं इसको इंद्र बोला गया है, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कि इस योग का नाम मूलतः ऐन्द्र है, अर्थात ये राजशाही देता है, राजकीय प्रवृत्तियां देता है, एवं इसके स्वामी पितर हैं। पितर का अर्थ हुआ जो हमें परंपरागत अपने माता पिता से प्राप्त हुआ है, हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। यदि हमारे पिता दादा आदि ने व्यवसाय किया तो हम व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, और यदि उन्होंने नौकरी करी है तो नौकरी में आगे जाके बढ़ने के योग नजर आते हैं। अर्थात एक प्रकार से अपने पूर्वजों की, पितरों की परिपाटी को आगे बढ़ाते हैं। इसके उपरांत है वणिज नामक करण। वणिज नामक करण भी अपने आप में व्यापार का ही प्रतीक है, या ऐसी संस्थाओं में काम करना जहां पे व्यापार ज्यादा होता है। देखिए, अब सामान्यतः इस समय पे कई प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं, कुछ वाणिज्य से संबंधित हैं एवं कुछ रक्षा से संबंधित हैं, कुछ चिकित्सा से संबंधित हैं, किंतु वणिज नामक करण में ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति यदि वाणिज्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित काम करें तो उनको अधिक लाभ होता है, एवं साथ साथ व्यापार करें या व्यापारिक प्रवृत्ति रखें तो इनको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके उपरांत थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि इसमें और भी एक विचार करना हो, वार यदि तिथि विशेष के साथ बन जाए तो योग भी बना देता है। इसमें वार, मंगलवार और तिथि एकादशी, ये अमृत नामक योग का निर्माण करता है। अमृत नामक योग क्या कहलाता है? ऐसे व्यक्ति के कार्य चिरकाल तक याद किए जा सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति का परामर्श, लाभ आदि बहुत प्रकार से लाभ देता है। इस प्रकार से हमने देखा, अभी हमने केवल पंचांग की विवेचना करी। इस पंचांग के अनुसार हमें क्या क्या सूत्र प्राप्त हुए? मानसिक बल, अपने कार्य को फैला के करने वाले, बहुत सारे ज्ञान रखने वाले, बहुत सारे कार्य करने वाले, एवं विशेष पत्रों की प्राप्ति करने वाले। महापति बलवान है और ऋतुपति बलवान है, अर्थात जो शीत ऋतु है और माघ महीना है, उनके दोनों के भीतर जातक को लाभ मिलने की संभावना खूब बनी रहेंगी। साथ ही साथ मंगलवार, व्यक्ति का जन्म, जातक का जन्म, जातिका का जन्म मंगलवार के भीतर हुआ है, अर्थात इनको सम्मान की चाहत बनी रहेगी, आत्मविश्वासी रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हठी रहेंगे और अति विश्वासी भी रह सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र जीवन में आगे बढ़ने को बताता है, एवं इसके जो स्वामी हैं ब्रह्मा, ये व्यक्ति को उत्पाद से संबंधित, बालकों से संबंधित, बच्चों से संबंधित कार्य या निर्माण से संबंधित कार्य में कहीं ना कहीं जोड़ने का योग बनाते हैं। इसके नक्षत्र के भीतर 2 हमारे आदर्श जीवन के
उनका प्रादुर्भाव भी हुआ, श्री कृष्ण और श्री भीम एक के द्वारा कूटनीति एवं धर्म की स्थापना के लिए संसार में देखा जाता है, एवं भीम जो अपने बाहुबल के लिए संसार में देखे गए। ऐन्द्र योग राजकीय, राजसीय एवं पितृ अपने माता पिता और अपनी कुल परंपरा के भीतर आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ वाणिज्य नामक करण व्यापार से जोड़ता है या व्यापारिक संस्थाओं से जोड़ता है। मंगलवार एवं एकादशी का जन्म अमृत नामक योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में लोगों में जाना जाता, चिरकाल तक जाना जाएगा। इसके उपरांत हम आगे बढ़ें तो लगन के ऊपर हम विचार करें। लगन क्या कहला रहा है? सिंह लगन। सिंह लगन के भीतर क्या योग्यताएं हैं, अब इसी पे विचार करके इस कुंडली के कुछ भावों के ऊपर भी विचार करेंगे। सिंह लगन क्या कहलाता है? सिंह लगन ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सत्ता, आत्मसम्मान एवं वन से संबंधित या विदेश से संबंधित व्यवसायों में, कार्यों में जोड़ सकता है। हठी भी होता है और अपनी बातें मनवाना भी जानता है। लेकिन साथ ही साथ एक इसमें दो चीजें भी देखी गई हैं। कर्क लगन एवं सिंह लगन में कभी कभी दाम्पत्य से संबंधित समस्याएं देखने को मिली है। उसका कारण विचारधारा का न मिलना होता है। कोशिश ये करना चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए, यदि सिंह लगन है या कर्क लगन है तो इनको अपने दाम्पत्य जीवन के लिए एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित रहना चाहिए। अन्यथा बिना कारण ही असमंजस्य या बिना बातों का आपस में मनमुटाव बन सकता है। लगन के भीतर ही एक उपग्रह भी विद्यमान है, परिवेश। परिवेश क्या कहलाता है? परिवेश मूलतः परिवेश ही है, अर्थात जिनके लगन में ही परिवेश है, ये व्यक्ति स्वयं को ही बहुत कुछ समझते हैं और अपने बारे में अति विश्वास बना रहता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, इस जन्म पत्रिका में मंगलवार के कारण से, सिंह लगन के कारण से, मंगलवार के कारण से, सिंह लगन के कारण से एवं परिवेश के कारण से देख रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर अपने बारे में अधिकता या अपने विश्वास को अधिक विश्वास बनाए रखने की योग्यता रहेगी, किंतु कभी कभी अति विश्वास किसी चीज के लिए हानिकारक भी हो सकता है। थोड़ा आगे चलें तो लगन सिंह है और चंद्रमा वृषभ राशि में है। वृषभ राशि का रूप भी उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में बताया है। जैसे लगन हमारे बाहरी व्यक्तित्व को, वातावरण से जो हमें मिल रहा है उसको बताता है, एवं चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति या हमारे सोचने की, समझने की दृष्टि को इंगित करता है। यदि चंद्रमा वृषभ में हो तो ऐसा व्यक्ति भी हठी कहा गया है। तो ये तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर हठ पकड़ना, अर्थात किसी जिद को पकड़ लें तो देर तक पकड़े रहने की क्षमताएं बनती हैं। साथ ही कहा, लेकिन आमोद प्रमोद प्रिय है, अर्थात इनके जीवन में बहुत अधिक राजकीय सहायताएं या वैभव अपने आप ही मिल जाता है। लगन का स्वामी जन्म पत्रिका के छठे स्थान में। शास्त्र क्या कहता है? यदि लगन का स्वामी जन्म पत्रिका के छठे स्थान में हो तो उसके 2-3 प्रकार के योग बताए गए हैं। एक जगह इसमें आता है कि लगन का स्वामी यदि छठे स्थान में हो तो व्यक्ति अपने मामा के परिवार से संबंध अधिक रखता है। एवं एक विशेष सूत्र भी इसमें आपके साथ साझा करते हैं। यदि लगन का स्वामी छठे स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी योग्यता होती है कि भले ही समाज में उसके बारे में ये कहा जाए कि थोड़ा हठी है या जल्दी से नाराज होने वाले हैं, किंतु काम वही करेंगे। ये काम की योग्यता उन्हीं के पास है। अर्थात लगन का स्वामी यदि छठे स्थान में है तो विशेष योग्यताएं व्यक्ति के पास होती हैं
कि उसके बिना लोगों का काम नहीं चल सकता। एवं एक और भी इसमें सूत्र आता है, यदि लगन का स्वामी छठे में हो तो अकारण ही ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण से, व्यवहार के कारण से अपने लिए समस्याएं या व्याधि, रोग उत्पन्न कर सकता है। यहाँ उपाय क्या बनता है? यदि लगन का स्वामी छठे स्थान में है तो बिना किसी कारण के दूसरों के विवाद में पड़ने से सदैव बचना चाहिए एवं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी चीजें, ऐसे वातावरण से भी बचना चाहिए जिससे कि, अभी बीच में अवांछनीय ध्वनियां फिर से आएंगी, पहले से क्षमा चाहते हैं, बचना चाहिए जिससे कि बिना कारण ही उनके स्वास्थ्य में समस्याएं हैं। इसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्थान का स्वामी पांचवें स्थान में, शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में? यदि दूसरे स्थान का स्वामी यदि जन्म पत्रिका के पांचवें स्थान में हो, दो तीन प्रकार के योग इसमें शास्त्र कहता है, उनको समझ लेना चाहिए। पहली बात, दूसरे स्थान का स्वामी यदि पांचवें स्थान में है तो इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अर्थात नाक कान गला संबंधी समस्याएं कई बार देखने को मिली है। इसके साथ ही दूसरा योग इसमें देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति कभी कभी पढ़ते पढ़ते, अपनी शिक्षा ग्रहण करते करते धन भी अर्जित कर लेते हैं। यह ऐसा भी देखा गया है कि यदि व्यक्ति शिक्षा अर्जित करने के उपरांत जब दाम्पत्य जीवन में आएंगे तो इनकी संतान अत्यधिक धनी होती है, या फिर संतान के आने के साथ साथ धन की प्राप्तियां भी देखी गई हैं। साथ में देखें दूसरे स्थान में बैठा हुआ राहु, किंतु ये स्वयं कन्या में राहु बैठा हुआ है। कन्या का राहु शास्त्र के अनुसार अच्छे परिणाम लेके आता है, लेकिन राहु जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान से थोड़ी बहुत समस्याएं, पीड़ाएं कभी कभी लेके आता है। दूसरे स्थान के बारे में यदि विचार करें तो व्यक्ति के मुखमंडल के ऊपर दूसरे स्थान के बारे में कहा गया है। तो यदि दूसरे स्थान में राहु बैठा हुआ है तो कभी कभी दांतों में समस्या, या कई बार चेहरे के ऊपर, जो वर्तमान समय में अभी तो चेचक जैसी समस्याएं नहीं रही, लेकिन कभी कभी चेहरे के ऊपर कुछ दाग धब्बे आदि दे सकता है। उपाय कोई भी नहीं है, उपाय केवल इतना है कि खूब पानी पीजिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने चिकित्सक के अनुसार, जिससे कि शरीर में से विषैले तत्व निकलते रहें। तीसरे स्थान का स्वामी जन्म पत्रिका के 7वें में, यदि तीसरे स्थान का स्वामी जन्म पत्रिका के 7वें स्थान में हो तो ऐसा देखा गया है कि विवाह प्रस्ताव जानकारियों से आते हैं, कभी कभी पत्राचार से आते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि जो जीवन साथी होते हैं वो स्वभाव में थोड़े से इनके अनुपात में वे भी उसी प्रकार से व्यवहार रखते होंगे जैसा जातक स्वयं रखता, अर्थात दोनों में किसी प्रकार की कमी नहीं होती और दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं यदि तीसरे स्थान का स्वामी 7वें में है। इसी कारण से जब जन्म पत्रिका को प्रारंभ में ही देखा था तो सिंह लगन के बारे में पहले से विचार किया था कि ऐसा कहीं संकेत इसमें दिखता है कि दाम्पत्य में किसी कारण से किसी बात को लेकर असहजता हो सकती है। उपाय क्या है? उपाय केवल इतना ही है कि आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, दोनों ही अपने आप में एक दूसरे के पूरक हैं। एक विशेष बिंदु को पीछे छोड़ दिया, प्राण पद दूसरे स्थान में विराजित है। शास्त्र कहता है कि प्राण पद के दो रूप देखने को मिले हैं, जो वायु तत्व जो कहे गए हैं, जो शरीर में 5 प्रकार के वायु विकार होते हैं उनसे, तो व्यक्ति को उससे संबंधित सहायता मिलती है। तो इसके बारे में आने वाले किसी खंड में बताएंगे, अन्यथा विवेचना बहुत अधिक हो जाएगी क्योंकि ये आयुर्वेद का विषय है। इसके उपरांत चलते हैं चाप नामक उपग्रह। चाप भी एक प्रकार की चमक को
इसको मूलतः इंद्रचाप कहते हैं। चाप एक विशेष प्रकार का बिंदु है जो व्यक्ति के उस स्थान के ऊपर एक इंद्रधनुष बना देता है जिस स्थान के ऊपर वो विराजित होता है। यदि चाप इसमें चौथे स्थान में है तो सामाजिक कार्य एवं माता पिता की छवि या भूमि आदि इत्यादि से व्यक्ति की छवि सुशोभित रह सकती है। चौथा स्थान सामाजिक कार्यों का भी है, उससे भी व्यक्ति की छवि बनी रह सकती है। नवम स्थान का स्वामी क्षमा कीजिएगा, पंचम स्थान का स्वामी पंचम में। ज्योतिष शास्त्र के भीतर एक आ गया, यदि पंचम स्थान का स्वामी पंचम में विराजमान हो तो बुद्धिमान तो होता है, किंतु साथ ही साथ पल पल रूठने वाला भी होता है। अर्थात थोड़ी सी बात कोई कही नहीं और इनके मन को वो अचानक से ठेस पहुंचा सकती है। इसलिए बुद्धिमान तो जातक लगता है कि भरपूर रहेंगे, लेकिन पल पल रूठने वाले भी रहेंगे। इसके उपरांत देखें तो बुध भी 5वें स्थान में विद्यमान है, जो कि जन्म पत्रिका के एकादशेश और द्वितीयेश होके 5वें स्थान में विद्यमान है। जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ेगा, धन, वैभवता, संपन्नता आगे बढ़ती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ 5वां स्थान संतान का भी है, तो व्यक्ति के पास 5 प्रकार की संतानें होती हैं। एक वो संतान जो स्वयं से उत्पन्न होती है, एक वो संतान जिसको शिक्षा दान दिया जाता है, एक वो संतान जिसका कन्यादान किया जाता है। तो जिस भी जातक की एक कुंडली है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक, ऐसी जातिका जब भी अपने परिवार को 5 प्रकार की संतान में से किसी भी प्रकार से आगे बढ़ाएगी तो उसके लिए जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। अर्थात जब वो किसी को शिक्षा देंगे तो उनसे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। जब वो किसी को अपना पुत्र मान के, पुत्री मान के अपने लिए आगे चलेंगे तो उनको लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार देखा हमने लगन से लेके 5वें स्थान तक की हमने व्याख्या करी। अब इसके उपरांत 6ठे स्थान से लेके आगे तक की व्याख्या आने वाले किसी खंड में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। क्योंकि ये पत्रिका हमें हमारे YouTube के माध्यम से प्राप्त हुई कि आप एक जिस प्रकार से आप विवेचना करते हैं उसके बारे में हमें अच्छा लगा और हमारे बारे में इसके बारे में विवरण दीजिए। इसी प्रकार से आपका सहयोग मिलता रहा तो नित्य नए प्रोग्राम आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे एवं ज्योतिष की जो जानकारियां आचार्यों से, गुरुओं से प्राप्त हुई उनके बारे में आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। यदि चैनल आपकी सार्थकता, ज्योतिषीय जानकारियों में वृद्धि करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, संवाद करें। यदि आप हमें अपने जन्मांक के बारे में भी कोई विवरण भेजेंगे और हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि ये पत्रिका भी काफी दिनों पहले आई थी, उसकी विवेचना करते करते आज समय मिला और आज भी हम इसकी विवेचना पूरी कर नहीं पाए। इसी कारण से यदि आप भी कोई ऐसा आपका अनुभव हो तो उसे हमें साझा कर सकते हैं, जिससे हम उसके ऊपर विचार करें कि कैसे जन्म पत्रिका के बारे में नित्य नई चीजें देखने को प्राप्त होती हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दिन को शुभ रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ये सभी ज्योतिषीय व्याख्यान, एक डिस्क्लेमर, ये सभी ज्योतिषीय व्याख्यान शिक्षा हेतु हैं, ज्योतिष के ज्ञान के विस्तार हेतु हैं। इनको अपने ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव और अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव कभी भी ना डालें एवं सदैव ही गीता शास्त्र के अनुसार जो लिखा है कर्म में विश्वास रखें। धन्यवाद। खुश रहिए।